तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बिल्कुल एक और न्यू डोंगवा के ऊपर होने वाली है और इस डोंगवा का नाम है बियॉन्ड द टाइम। तो दोस्तों इस डोंगवा को ना हम लोग ने बियॉन्ड द टाइम गेस के नाम से भी जानते होते हैं और ये इसका चाइनीज नेम हो जाता है, लेकिन हम लोग ना इसको ना बियॉन्ड द टाइम बोलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है बहुत कम ऐसे डोंगवा होते हैं जिसके अंदर ना हम लोग को ना हमारे मेन लीड के शुरू से लेके बिल्कुल एंड तक सारी जर्नी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम लोग को ये बताया जाता है कि आखिरकार किस तरीके से शुरू में ना हमारा जो मेन लीड होता है वो कैसे बचपन में अपना बचपना गुजारता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं, ये जो डोंगवा है ना इसकी स्टोरी लाइन ना रिन जेड ऑफ इमोर्टल डोंगवा के ना यूनिवर्स के अंदर ही है, यानी एक ही यूनिवर्स से ये लोग बिलोंग करते हैं। और मुझे लगता है कि ये बात सुन के आप लोगों को पता लग ही चुका है कि इस डोंगवा के अंदर हम लोग को बहुत ही ज्यादा कमाल के फाइटिंग सीन और एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है एक ही बंदे ने ये सारा काम चलाया है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है ज्यादातर जो डोंगवा होते हैं ना उसके अंदर हमारा जो मेन लीड होता है उसका जो बचपना होता है वो कोई खास बुरा नहीं गुजरता, यानी उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसके साथ होते हैं और इसके अलावा उनके ऊपर प्रोटेक्शन भी होती है। मगर दोस्तों ये जो डोंगवा है इसके अंदर हमारा जो मेन लीडर है वो इन चीजों से नहीं गुजर पाता, क्योंकि असल में ये अकेला ही रहता है, चाहे बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र से ही हो। क्योंकि हम लोग ना इसको स्टोरी की शुरुआत में टोटल 13 से लेकर 14 साल की उम्र के अंदर देखते हैं, जहाँ पर ये बिल्कुल अकेला होता है और इसके आसपास कोई नहीं होता और इसकी कमर के पास ना एक पाउच बंधा हुआ होता है। और शुरू में थोड़ा बहुत ना हम लोग ना इसका ना जो बचपन का जो सर्वे है वो भी देखते हैं कि यहाँ पर ना इसने बचपन में क्या चीजें बर्दाश्त की है। इसके अलावा फिर हमारी जो जाहिर सी बात है स्टोरी लाइन शिफ्ट होती है आगे चल के, उसके अंदर ना हम लोग ना इसकी ना जो टोटल 16 से 17 साल की उम्र है उसको देखते हैं। और जब दोनों के अंदर हम इसको 16-17 साल का लड़का देखते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा होता है और सही मायने में एक मेल लीड लग रहा होता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड बंदा होता है, लेकिन इसके साथ साथ ना इसकी कम उम्र की वजह से ना ये बहुत ही ज्यादा इमेच्योर भी होता है, यानी अभी ये सही से ना अक्लमंद नहीं हुआ होता। इसके अंदर थोड़ा बहुत ना लड़कों वाली हरकतें रह ही जाती है और यही चीज इसको और भी ज्यादा डैशिंग बना देती है। जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो मेन लीडर है वो ना पत्थरों के अंदर छुपा पड़ा होता है और फिर ना वो ना 9 दिन पहले क्या होता है उसको याद करता है। एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज होती है, उनका पूरा का पूरा जो शहर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरे तरीके से और सिर्फ हमारा मेन लीड बच पाता है। लेकिन वहां पर ना आसमान पे ना एक गॉड लाइक फिगर खड़ा होता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकाल रहा होता है अपने अंदर से। लेकिन जब हमारा मेन लीड उसको देखता है ना हमारे मेन लीड की आंखों में जरा भी डर नहीं होता, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा मेन लीड ना डरना ही भूल चुका है। और इसके अलावा हमारा जो मेन लीड होता है वो बिल्कुल कोल्ड होता है। लेकिन उसी वक्त ना वहां पे ना एक पर्पल कलर की लाइट ना तेजी से नीचे आती है सीधा हमारे मेन लीड की तरफ और उस वक्त ना वहां पे हमारा मेन लीड ना बिल्कुल बेहोश हो जाता है और जब वो कुछ दिन बाद उठता है तो वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। अगर हम लोग हमारे मेन लीड की बात करें तो दोस्तों यकीन मानो मेरे ख्याल में बल्कि शायद ऐसे डोमो हम लोग को मिले ही ना जहाँ पे ना हमारा मेन लीड ना बिल्कुल एक जालिम इंसान हो और हर एक बंदे को मार दे जो भी उससे लड़ने की कोशिश करे। तो दोस्तों अगर आप लोग ये डोंगा देखोगे ना आप लोग को पता चल जाएगा असल में इसका मतलब होता क्या है सही में, क्योंकि हमारा जो मेन लीड है ना वो एक नंबर का जालिम इंसान है। वो किसी को भी अपने हाथों से जिंदा बच के नहीं जाने देता जब वो किसी के साथ फाइट करता है, यानी उसने ये फैसला किया होता है कोई भी बंदा अगर उसके पास लड़ेगा वो जिंदा बच के नहीं जाएगा और हर उस बंदे को जरूर मारता है जो उसके पास लड़ने के लिए आए और वो किसी को भी जिंदा नहीं रहने देता। यहाँ तक कि वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस होता है, वो अपने साथ भी बहुत ही ज्यादा रूथलेस होता है। वो अपनी ऐसी ट्रेनिंग करता है ऐसी ट्रेनिंग करता है कि अक्सर वो खुद भी मरने के करीब आ जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। वो अपने जो गोल्स होते हैं उनको हर फोर्थ में अचीव करना चाहता है और इसी वजह से ना वो हर एक वो चीज करता है जिसके लिए ना वो पावरफुल हो सके या फिर अपने गोल्स को अचीव कर सके। और वो अपने दुश्मनों को इसलिए भी नहीं छोड़ता कि कभी भी कोई भी दुश्मन उसके सामने आने की हिम्मत भी ना करे, यहाँ तक कि उनके खानदान की नस्लें भी ना करे, क्योंकि उनको पता होगा अगर वो इस बंदे से लड़ने जाएंगे तो वो जिंदा तो वापस आएंगे नहीं। लेकिन आगे चल के स्टोरी में हल्का करके हमारा जो मेन लीड होता है वो ना काइंड होना सीख लेता है, यानी अच्छा होना सीख लेता है और वो उन लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करता है जो उसके साथ अच्छे होते हैं और उन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेवियर करता है जिन्होंने उसके साथ थोड़ा सा ही बुरा किया हो कुछ। रिन जेड ऑफ इमोर्टल का जो मेन लीड है वो तो ऐसे ही बेफजूल में ही बदनाम है कि बहुत ही ज्यादा क्रूल है। असल क्रूल तो ये बंदा है। जैसे मुझे पता है बहुत से लोग नाराज होंगे कि मैंने स्पॉइलर क्यों दिए, मगर दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी जो कहते हैं कि स्पॉइलर दे दो, इस वजह से ना हम लोग उनकी भी सुन लेते हैं। तो दोस्तों असल में ना ये शुरुआत में इसके पास होता क्या, मैं उसका ना थोड़ा बहुत आप लोगों को पहले स्पॉइलर दे देता हूँ डोंगा देखने से पहले। असल में शुरुआत में ना हमारा जो मेन लीड होता है उसकी भी एक नॉर्मल फैमिली होती है और वो अपनी फैमिली के साथ ना बिल्कुल हंसी खुशी लाइफ गुजार रहा होता है पेयरलेस सिटी के अंदर। लेकिन अचानक से ना वहां पर ना एक तरह की ना फ्रेगमेंट फैलती है और उससे अपना वो जो पूरा का पूरा शहर है वो फॉरबिडन जोन के अंदर बदल जाता है कि अब उस शहर के अंदर कोई रह भी नहीं सकता और जो रह रहा है वो पहले ही मर जाएगा और इसके अलावा ना और कोई बंदा उस इलाके के अंदर आ भी नहीं सकता। और इसी वजह से ना वहां पे ना सिर्फ हमारा जो मेन लीड होता है ना वो क्यों वही जिंदा बच पाता है, बाकी सब लोग मारे जाते हैं वहां पर। और वो जैसे कैसे सर्वाइव करके उस फॉरबिडन जोन से निकल जाता है और वो फिर किसी दूसरे शहर में चला जाता है जहां पर ना वहां पे हमारा मेन लीड अकेला रहता है और हल्का करके अपने आप को ट्रेन करने लगता है। लेकिन हल्का करके ना वो जो शहर होता है वो भी एक ही दिन में आके फॉरबिडन जोन में बदल जाता है, जिस तरह से ना वो वाला पूरा शहर भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होने पे आ जाता है। लेकिन इस सब की जो यादें होती है वो हमारे मेन लीड के पास नहीं होती कि पहले उसका जो शहर है वो फॉरबिडन जोन के अंदर कैसे बदला
था और हमारा जो मेन लीड होता है उन सबको ना याद करने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि हमारे मेन लीड की जो मेमोरी है उसको ज़बरदस्ती इरेज़ कर दिया गया है। बस थोड़े बहुत ना ब्लर सीन होते हैं जो हमारे मेन लीड की आँखों के अंदर आते हैं और उसको थोड़ा बहुत नज़र आता है। लेकिन इसके अलावा उसको कुछ भी याद नहीं होता सही से। लेकिन हल्का करके हमारे मेन लीड को ये बात पता लग जाती है कि ये जितनी भी जो यादें हैं ना ये और किसी की नहीं बल्कि उसी के ही रिलेटिव की है। और हमारे मेन लीड को यही पता होता है कि कहीं न कहीं उसकी जो रिलेटिव्स है वो अब भी ज़िंदा है। और इस वजह से ना हमारा जो मेन लीड होता है हल्का करके उनको ढूँढने की कोशिश भी कर रहा होता है। क्योंकि उसको पता होता है कि वो बचपन से ही अनाथ नहीं था। और इसी वजह से ना हमारा जो मेन लीड होता है वो ना जल्द से जल्द ना एक कल्टीवेटर बनना चाहता है। और ये हमारे मेन लीड की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी विश होती है। तो दोस्तों मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ तो इसके साथ-साथ मैं कुछ स्पॉइलर और भी देता जाता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के दिमाग में अक्सर ये तो आता होगा क्या जो वोंगलिंग है वो कभी इस मेन लीड से मिल भी पाएगा? क्योंकि ये दोनों एक ही यूनिवर्स के अंदर आते हैं। तो दोस्तों हाँ, असल में ना वोंगलिंग और हमारा जो मेन लीड है ना वू क्यून ये आपस में मिलते भी हैं। मगर एक और नॉवेल के अंदर वर्ल्ड वर्दी प्रोटेक्टिंग नॉवेल के अंदर मिलते हैं। अगर आप लोग मुझसे चैप्टर नंबर पूछोगे मैं वो भी आप लोग को बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1014 है। तो दोस्तों वहाँ पे ना जो वू क्यून होता है उसको पता लगता है कि असल में जो वोंगलिंग है वो ना एक लोअर रिलम से आया हुआ है। और लोअर रिलम के अंदर भी ये एक स्पेशल किस्म का आदमी है जो एक इमॉर्टल लेवल पे आ चुका है। और दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं वर्ल्ड वर्दी प्रोटेक्टिंग एक हायर रिलम है जहाँ पे वोंगलिंग से भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं और उधर का मेन लीड भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वर्दी प्रोटेक्टिंग आगे की स्टोरी बता रहे हैं वोंगलिंग के भी। और हाँ, जिन भाई लोगों को खुशफहमी है ना कि यार वोंगलिंग अपने यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है तो दोस्तों ऐसा नहीं है। असल में ना वोंगलिंग के यूनिवर्स के अंदर कोई एक मेन लीड नहीं है बल्कि कई सारे मेन लीड है। और ऑथर ने ना इनसे भी ज्यादा पावरफुल मेन लीड आगे भी इंट्रोड्यूस करवाने हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है ये सारी स्टोरी आपस में कनेक्ट करके चल रही है। और मैं आप लोग को एक और बड़ी कमाल का स्पॉइलर देता हूँ। आगे चल के ना जो वोंगलिंग हो गया और बाकी की जो मेन लीडर है इनका पावर लेवल और भी ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आगे चल के ना और भी ऑथर जो है वो नॉवल लिखने की तैयारी पकड़ रहा है जहां पर उसने पहले ही कहा था कि मैं हल्का करके जितने भी जो मेन लीडर है उनकी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करूंगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों मुझे वाकई में ऐसा लगता है वर्ल्ड वर्दी प्रोटेक्टिंग जो डोंगवा जब आएगा ना दोस्तों वो वाकई में देखने के काबिल होगा। क्योंकि दोस्तों उसके अंदर ना हम लोग को बहुत से अलग अलग डोंगवा के मेल दिखाए जाएंगे। याद रखना मैं एक ही यूनिवर्स की बात करूँ जो वोंगलिंग वाला यूनिवर्स है इसके अंदर जितने जो मेन लीडर है वो दिखाई जाए। और जो लोग ना आगे के कल्टीवेशन लेवल जानना चाहते हैं रीन जेड ऑफ इमॉर्टल से तो दोस्तों उन लोगों को ना बाकी के जो आगे की जो नॉवेल्स है ना उनके कल्टीवेशन लेवल्स भी पहले जानने होंगे। क्योंकि उसके बाद हम लोग को और भी कई सारे कल्टीवेशन लेवल देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग ना इसी डोंगवा के मेन लीड वोक्यून की बात करें ना कि एंड में ये कितना ज्यादा पावरफुल होता है तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं ये इमोर्टल लेवल पे नहीं जाता बल्कि गॉड लेवल के ऊपर चला जाता है। और जोन से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ना इमोर्टल और गॉड लेवल के बीच में। तो दोस्तों याद रखना गॉड लेवल हमेशा इमोर्टल लेवल से ज्यादा पावरफुल होता है ये एक बेसिक चीज है। क्योंकि इमोर्टल लेवल में किसी भी बंदे के पास ना अनलिमिटेड लाइफ आ जाती है। गॉड लेवल के अंदर उस बंदे के पास अनलिमिटेड लाइफ तो आती है मगर इसके साथ साथ ना वो ना डिवाइन पावर्स को भी यूज करने लग जाता है। डिवाइन पावर्स वो होती हैं जो ना अक्सर में यूनिवर्स से बिलोंग करती हैं। फिर जाहिर सी बात है आगे चल के गॉड लेवल के अंदर भी कैटेगरीज आने लग जाती है हल्का करके। लेकिन जो बियॉन्ड द टाइम डोंग है ना इसके अंदर हमारा जो मेन लीडर ये फाइनली ना एंड में ना गॉड लेवल अचीव कर देता है और ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रू गॉड भी बन जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसके कल्टीवेशन लेवल के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं इसके कल्टीवेशन लेवल पे ही वीडियो बना दूंगा। और याद रखना इसके जो कल्टीवेशन लेवल होंगे वो रीन जेड ऑफ इमॉर्टल के ना आगे के कल्टीवेशन लेवल्स होंगे। क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता ना ये उसके आगे की स्टोरी लाइन दिखाई जा रही है। और जो वोंगलिंग है वो तो मेरे ख्याल में अब गॉड लेवल तक पहुंच ही चुका होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा आगे स्टोरी ये दिखाई जा रही है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बियॉन्ड द टाइम गेव डोंगवा के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं इसके सारे कल्टीवेशन लेवल एक्सप्लेन करूं तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं इस टॉपिक के ऊपर भी आप लोग को जरूर से वीडियो बना के दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इसके साथ साथ ना ज़ो यानी कि ना टॉप 5 मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हो जो हम लोग को बीटीटीएच के अंदर दिखाई गई है उसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बना के रखी है। और वो जो वीडियो उसका जो लिंक है आप लोग को इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।